हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एमएस एक्सेल में सैलरी शीट को कैसे बनाएं। आपसे बहुत से इंटरव्यू में क्वेश्चन किया जाता है कि सैलरी शीट कैसे बनाते हैं और सैलरी शीट का यूज़ क्या होता है। तो आप सभी जान लें कि अगर किसी भी कंपनी में 2, 3, 4, 5 या 50 जितने भी व्यक्ति या जितने भी एम्प्लॉय हों, अगर वो काम कर रहे हैं तो उनको हमें तनख्वाह यानी कि वेतन देना होता है। उस वेतन को हम किस प्रकार से अपने सैलरी शीट में बनाते हैं, किस प्रकार से हम उसकी एंट्री करते हैं, कैसे कैसे फॉर्मूलों का यूज़ करते हैं, उसके बारे में आज हम जानेंगे और सीखेंगे। तो पूरी वीडियो आप ज़रूर देखें, इसके लिए आप वीडियो में बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है कि 2 रो और कम से कम 4 से 5 कॉलम को सिलेक्ट करना है और इसको सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको करना क्या है कि यहाँ से आपको मर्ज कर देना है। ठीक है, मर्ज करने के बाद ये आपके सारे कॉलम मिला के सिर्फ एक बड़े कॉलम का निर्माण कर देते हैं। तो इसमें आपको करना क्या है, एक हेडिंग डाल दो कि सैलरी शीट आप बनाने जा रहे हो, यानी कि यहाँ पे लिख दो सैलरी शीट और फिर उसके बाद आप इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लो। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से इसकी साइज को अपनी इच्छा अनुसार कम ज़्यादा छोटी बड़ी कर सकते हैं। फिर आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको लेना है सीरियल नंबर, यानी कि कितने व्यक्ति आपकी कंपनी में कार्य कर रहे हैं उनके टोटल सीरियल नंबर आपको यहाँ पे लिख देने हैं। फिर क्या करना है, एम्प्लॉय नेम यानी शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं EMP नेम। फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में लिखते हैं पोस्ट। फिर नेक्स्ट कॉलम में लिखते हैं बेसिक सैलरी। फिर उसके बाद लिखते हैं अटेंडेंस यानी उपस्थिति कितनी हुई। फिर अटेंडेंस के हिसाब से कितनी सैलरी हुई उसको आप लिखेंगे अटेंडेंस सैलरी। ठीक है, फिर नेक्स्ट कॉलम में आपको लिखना है HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस। फिर आपको लिखना है DA यानी डियरनेस अलाउंस। फिर आपको लिखना है TA यानी कि ट्रैवलिंग अलाउंस। फिर आपको लिखना है नेक्स्ट कॉलम में OT यानी कि ओवर टाइम इन HRS यानी OT इन आवर्स का मतलब होता है कि आपने पूरे महीने में कितने घंटे ओवर टाइम काम किया, उसके डेटा को आप यहाँ पे एंट्री करेंगे। फिर नेक्स्ट आपको निकालना है OT सैलरी। फिर उसके बाद आपको लिखना है ग्रॉस सैलरी। फिर ग्रॉस सैलरी के बाद आपको नेक्स्ट कॉलम में लिखना है PF यानी कि प्रोविडेंट फंड। फिर आपको लिखना है ESI यानी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। इनके बारे में अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते जाऊंगा और बताता जाऊंगा। फिर नेक्स्ट लास्ट कॉलम में आपको लिखना है नेट सैलरी। अब आपको करना क्या है कि डेटा को एंट्री करते हुए चले जाना है, यानी कि कितने लोग आपके यहाँ काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले सीरियल नंबर डाल दें। मेरे यहाँ 10 लोग काम कर रहे हैं, यानी 1 2 3। इसको क्या कर देंगे कि नीचे की तरफ ड्रैग करके 10 लोगों तक आपको यहाँ पे नीचे ड्रैग कर देना है। फिर नेक्स्ट आपका कॉलम है एम्प्लॉय नेम का। यहाँ पे आप किन्हीं 10 लोगों का नाम लिख देंगे। आप 10 लोगों का नाम यहाँ कुछ इस प्रकार से लिखते हुए चले जाएंगे। फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट कॉलम में आपको पोस्ट देना है, यानी कि किस पद पे ये व्यक्ति कंपनी में कार्य कर रहा है।
तो मान लीजिए जो रमन नाम का व्यक्ति है वो कंपनी में मैनेजर के पोस्ट पे है, तो यहाँ पे आप मैनेजर लिख देंगे। अमन जो है असिस्टेंट मैनेजर हैं, तो आप इनको असिस्टेंट मैनेजर लिख देंगे। फिर ये सुपरवाइज़र हैं, तो आप सुपरवाइज़र लिख देंगे। फिर मोहित नाम का जो है वो आप हेल्पर लिख दें। इसी प्रकार आप पोस्ट को लिखते हुए चले जाएंगे, जो भी पोस्ट पे जो व्यक्ति कार्य कर रहा है। सूरज नाम का व्यक्ति है, वो आपके यहाँ सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा है। दद्दन है, ये आपके यहाँ वर्कर हैं। ऐसे ही किसी को बना लें, किसी का नाम लिख के आप उसके सामने प्यून लिख दें। जैसे रवि नाम का व्यक्ति है, वो आपके यहाँ प्यून है। इसी प्रकार से आप पोस्ट को लिखते हुए चले जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट कॉलम है आपका बेसिक सैलरी, यानी कि कितनी तनख्वाह मिल रही है, फिक्स अमाउंट, जितनी मंथली उनकी इनकम हो। जैसे कि मैंने एक व्यक्ति को रखा, रमन को मैनेजर के पोस्ट पे रखा, उनकी फ़िक्स सैलरी मैंने दे दी यहाँ पे कि आपकी फ़िक्स सैलरी 35,000 रुपये है, यानी कि 35,000 फिक्स है उनको कि मंथली उनको 35,000 मिलना है यदि वो हमारे यहाँ पूरे महीने काम करते हैं तो इसी प्रकार से आपको बेसिक सैलरी सभी की लिखते हुए चले जाना है। जैसे मैंने मैनेजर की लिख दी 35,000, फिर 30,000, ऐसे ही आप अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पे सैलरी लिखते हुए चले जाएंगे। और फिर उसके बाद आपको करना क्या है कि अटेंडेंस के कॉलम में आपको फिल करना है। जैसे अटेंडेंस की हिंदी होती है उपस्थिति, यानी कि अटेंडेंस का यूज़ क्यों होता है आपके सैलरी शीट में, इसलिए क्योंकि हमारी कंपनी ने प्रोवाइड कर रखा है कि फिक्स सैलरी आपको 35,000 दूंगा तो, बट जब आप हमारे यहाँ पूरे महीने काम करेंगे तो, यानी कि अगर आप छुट्टी करते हैं तो आपकी छुट्टी का पैसा ज़रूर कटेगा, तो उसके लिए हमें उपस्थिति लिखना अनिवार्य होता है। तो आप करेंगे क्या, अटेंडेंस सैलरी में, यानी अटेंडेंस सैलरी के हिसाब से, जैसे आपके यहाँ कोई व्यक्ति है 20 दिन काम किया तो उसको तनख्वाह 20 दिन की मिलनी है, अगर पूरे महीने काम किया तो पूरे महीने की मिलेगी। इसी प्रकार आप अटेंडेंस यहाँ पे लिखते चले जाएंगे। अगर इन्होंने आपके यहाँ 30 दिन पूरा वर्क किया है तो 30 दिन का काम, अगर इन्होंने 25 दिन किया तो 25 लिख देंगे। इसी प्रकार से आप यहाँ पे उपस्थिति जितनी भी होगी उनको आप लिखते हुए चले जाएंगे। फिर उसके बाद आपको करना क्या है, अटेंडेंस सैलरी निकालना है, यानी कि उपस्थिति के हिसाब से कितनी तनख्वाह बनी। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे जिस मंथ की सैलरी निकाली, जिस मंथ का सैलरी शीट बनाया है, वो महीना सिर्फ और सिर्फ 30 दिन का है। तो हमें करना क्या है कि यहाँ पे इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, इक्वल बेसिक सैलरी को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर डिवाइड बाई यानी कि भागे 30। अब 30 यहाँ पे इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमारा जो महीना है वो 30 का है, इस वजह से हम यहाँ पे 30 लिखते हैं। फिर करते क्या है, इनटू यानी कि गुणे का चिन्ह लगाएंगे, और फिर अटेंडेंस यानी कि जितने दिन वो उपस्थित हुए आपके यहाँ, आपका कर्मचारी जितने दिन आपके यहाँ काम किया उस पूरे दिन को आप सेलेक्ट कर लेंगे, यानी अटेंडेंस को सिर्फ एक ही कॉलम को आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कीबोर्ड से इंटर की प्रेस करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि इनकी जो है अटेंडेंस सैलरी निकल के आ गई है। कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे करना क्या है कि अपने माउस से लेफ़्ट क्लिक करके और नीचे की तरफ ड्रैग कर देना है, ये सभी की सैलरी निकाल के दे देंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका HRA यानी कि हाउस रेंट अलाउंस। HRA में होता क्या है कि आपको जब कंपनी रहने का, खाने का खर्चा प्रोवाइड करती है, देती है, तब आपको HRA के तौर पे कंपनी आपके डेटा की एंट्री आपकी सैलरी में कर देती है। फिर उसी प्रकार से हम करते क्या हैं, HRA मान के चलिए आपकी कंपनी जो है वो HRA दे रही है, फिक्स है कि बेसिक सैलरी का आपको HRA 6% मिलना है, यानी कि
हमें HRA का फॉर्मूला अगर लगाना है तो आसानी से आपको करना क्या है, आप सबसे पहले इक्वल प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद जितनी आपकी फिक्स सैलरी है यानी बेसिक सैलरी, उसको आप गुणे कर देंगे 6% से। 6% लिख के और आप इंटर की बटन प्रेस करेंगे, आपका HRA निकल आएगा। HRA को एक और मेथड से निकाल सकते हैं, उसके लिए आप करेंगे क्या, इक्वल बेसिक सैलरी इंटू 6/100 लिख देंगे, तो भी आपकी HRA की सैलरी जो भी है वो निकल के सामने आ जाएगी। और अब आप इसको नीचे की तरफ लेफ़्ट क्लिक करके प्रेस करके आप ड्रैग करेंगे, आपकी HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस की भी सैलरी निकल के आ जाएगी। DA यानी कि डियरनेस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस का अर्थ होता है महंगाई भत्ता, यानी कि आप जानते होंगे कि जब हम किसी कंपनी में वर्क करते हैं तो हमारी सैलरी दूसरे महीने, तीसरे महीने, 5वें महीने या 1 ईयर के बाद बढ़ा दी जाती है, तो उसको हम महंगाई भत्ता यानी कि डियरनेस अलाउंस में लिख देते हैं। तो करते क्या है, कोई फिक्स नहीं होता कि अगर हमारी कंपनी बढ़ा रही है तो हम DA लिखते हैं, अन्यथा आपका DA और TA और HRA ये सारी चीज़ें हमें कंपनी खुद ब खुद प्रोवाइड करती है कि आपको यहाँ सैलरी में कितने % HRA देना है, आपको यहाँ DA देना है कि नहीं देना है, TA देना है कि नहीं देना है, ये सारी चीज़ें आपको कंपनी खुद ब खुद बता देती है। तो उसके लिए अगर आप DA दे रहे हैं तो मान के चलिए मैंने हर किसी की सैलरी इस महीने में 200 रुपये बढ़ा दी, तो आप करेंगे क्या कि 200 लिख के और उसी को नीचे ड्रैग कर देंगे और ये सभी में 200 रुपये तनख्वाह इन सभी की बढ़ जाएगी। फिर आपको करना क्या है, TA निकालना है। TA का अर्थ होता है ट्रैवलिंग अलाउंस, यानी कि जब हमें कंपनी यात्रा करने का पैसा देती है, यानी कि देखिए किसी कंपनी में होता है कि अगर आप हमारे यहाँ वर्क कर रहे हैं तो आपको यात्रा करने का पैसा देती है, यानी कि आप अगर ट्रैवलिंग अलाउंस निकालना चाह रहे हैं तो वो भी आपके कंपनी के ऊपर ही डिपेंड होता है कि कंपनी आपको TA दे रही है या नहीं। अगर दे रही है तो फिर अगर मैनेजर हैं तो उनके हिसाब से ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा, असिस्टेंट मैनेजर हैं तो उनके हिसाब से मिलेगा, सुपरवाइज़र हैं तो उनके हिसाब से मिलेगा। ये भी आपको खुद ब खुद लिखना होगा। मान लीजिए हमने इनको 1500 दे दिया, इनको 1000 रुपये दे दिया और सबकी नहीं बनी तो हम यहाँ पे नहीं दे रहे हैं तो 0 भी लिख के और नीचे की तरफ ड्रैग कर सकते हैं। फिर OT इन आवर्स में क्या लिखते हैं, OT इन आवर्स में होता क्या है, यानी कि कितने घंटे आप पूरे महीने में ओवर टाइम काम किए, वो चीज़ आपको OT इन आवर्स में लिखना होता है। यानी कि जैसे मान के चलिए आपकी फिक्स है कि आप हमारे यहाँ 8 घंटे की ड्यूटी करें और उसके बाद जब आप 8 घंटे से ओवर कर रहे हैं, यानी 10 घंटे कर लिए, 12 घंटे कर लिए, 15 घंटे कर लिए, तो फिर आपकी वो सैलरी में जुड़ जाता है ओवर टाइम में। तो उसको हमें करना क्या है कि OT इन आवर्स में लिखना है। यानी कि मान के चलिए आप पूरे महीने में 28 घंटे ओवर टाइम काम किए, ठीक है, तो हम 28 लिख देंगे। फिर असिस्टेंट मैनेजर जो हैं उन्होंने पूरे महीने में सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे काम किए तो 4 लिख देंगे। इसी प्रकार से आप ओवर टाइम जितने घंटे जिन्होंने काम किया उसको आप यहाँ पे लिखते हुए चले जाएंगे। अब हमें करना क्या है, OT सैलरी निकालना है। तो OT सैलरी निकालने के लिए बहुत ही आसान फॉर्मूला है। आपको करना क्या है, सबसे पहले इक्वल प्रेस करना है। इक्वल प्रेस करने के बाद आपको देखना है कि इनकी फिक्स सैलरी कितनी है, यानी कि बेसिक सैलरी इनकी पूरी महीने की जो फिक्स अमाउंट है वो कितना है। तो आपने देखा कि इनकी सैलरी जो है वो फिक्स 35,000 है, यानी कि इक्वल बेसिक सैलरी डिवाइड बाई कितने दिन की है, तो देखना है कितने दिन की है, 30 दिन की। तो यहाँ पे हम डिवाइड बाई 30 कर देंगे। फिर डिवाइड बाई, अब हमें पता करना है कि इन्होंने जो काम किया वो कितने घंटे काम किया और हमारी कंपनी का फिक्स
कितना घंटा है जो कि काम करना है। तो मान के चलिए आपके कंपनी में फिक्स है कि 9 घंटे आपको काम करने हैं या 8 घंटे आपको काम करने हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले बेसिक सैलरी को लिख लेना है, डिवाइड कर देना है 30 से, फिर उसको उस 30 को डिवाइड कर देना है आपको 8 या 9 घंटे या जितने भी घंटे आपकी कंपनी ने अलाउ कर रखा है कि इतने घंटे की ड्यूटी आपकी होने वाली है। तो हमारे यहाँ मान के चलिए मैंने कर दिया 9 घंटे। फिर अब इस 9 घंटे को आपको करना क्या है, गुणा करना है। कहाँ से गुणा करना है, OT इन आवर्स से, यानी कि जितने घंटे इन्होंने टोटल काम किए। एक बार आप फिर से समझें। सबसे पहले हमने क्या किया, बेसिक सैलरी को सिलेक्ट किया, फिर बेसिक सैलरी को भाग किया 30 से यानी 30 दिन से, फिर 30 दिन को भाग किया 9 से यानी 9 घंटे से, फिर गुणा किया जितने घंटे इन्होंने काम किए उससे। और कुछ इस प्रकार से हमारी ओवर टाइम की सैलरी भी निकल के सामने आ जाती है। और इसको भी हम ड्रैग करके सभी की सैलरी को निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद ग्रॉस सैलरी में होता क्या है, ग्रॉस सैलरी में आपको क्या करना है, सबसे पहले इक्वल प्रेस करना है और इक्वल प्रेस करने के बाद हमें सभी सैलरी को जोड़ लेना है। जैसे कि हमारी अटेंडेंस सैलरी जो है उसको करके फिर प्लस करेंगे HRA प्लस DA प्लस TA प्लस OT सैलरी, OT इन आवर्स को आपको छोड़ देना है, OT सैलरी को लेना है, फिर आप इंटर की प्रेस करेंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे इनकी ग्रॉस सैलरी निकल के आ गई है। फिर आपको करना क्या है, PF का फॉर्मूला लगाना है और PF को निकालना है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि PF होता क्या है ना। PF का अर्थ होता है प्रोविडेंट फंड। फिर ESI यानी इस्टेब्लिश स्टेट इंश्योरेंस। PF जो होता है वो आपकी सैलरी से PF कटता है, फिर आपको जब कंपनी के द्वारा रिटायर कर दिया जाता है, जब आपकी एज हो जाती है, फिर आपको PF ही आपको पेंशन के रूप में कंपनी जब तक आप जीवित रहते हैं तब तक आपको प्रोवाइड कराती रहती है। और ESI क्या होता है, ESI यानी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, यानी कि जो कर्मचारी आपकी कंपनी में कार्य कर रहा है उसके रूप में कंपनी ले लिया करती है हर महीने। यानी सबसे पहले अब हमें PF निकालना है, तो PF में करना क्या होगा, इक्वल आपके ग्रॉस सैलरी का, यानी इक्वल ग्रॉस सैलरी गुणे 12% लगा के आप इंटर करेंगे, ये आपकी ग्रॉस PF निकल आएगा। फिर आपको क्या करना है, इसी प्रकार से ड्रैग करके और PF को निकाल लेना है। फिर ESI जो होता है वो आपके ग्रॉस सैलरी का 0.75% कटता है, यानी इक्वल ग्रॉस सैलरी इंटू 0.75% करके आप इंटर करेंगे, ये आपका ESI भी निकल आएगा। फिर कुछ इस प्रकार से आपको नेट सैलरी निकालना है, तो आप करेंगे क्या, इक्वल ग्रॉस सैलरी से माइनस करेंगे PF को और माइनस करेंगे ESI को, और आप इंटर की प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनकी नेट सैलरी जितना इनको इस महीने में मिलना है वो निकल के आ जाता है 37,019 रुपये 85 पैसे। तो आपको करना क्या है कि अभी जो चीज़ ये पैसे में दे रहे हैं उनको आपको हटा देना है, यानी कि जो दशमलव के बाद की संख्या है उनको हटाना है। तो करेंगे क्या कि सबसे पहले आप उस लाइन को सिलेक्ट करेंगे जिसमें दशमलव की संख्या है, फिर आप यहाँ से इसको कहते हैं डिस्क्रीज डेसिमल, यहाँ से कहते हैं इंक्रीज डेसिमल, यानी कि अगर हमें दशमलव की संख्या लानी है तो हम इंक्रीज करेंगे। तो सभी में देख रहे हैं कि दशमलव के बाद संख्या लिख गई है। अगर आपको हटानी है तो यहीं से आप डिस्क्रीज कर देंगे, तो आपकी सारी संख्याओं के पीछे जो लगे हैं डेसिमल यानी दशमलव के बाद की संख्या जो है वो ऑटोमेटिक से हट जाती है। कुछ इसी प्रकार से हम करके और सभी के दशमलव को हटा लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको करना क्या है कि अपने सेल को ऑटोमेटिक तरीके से
आपको सेट करना है। तो सेल को सेट करने के लिए आपको मैंने इसके पहले भी वीडियो में बताया है, आज फिर से हम जान लेते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, जो भी सेल आपके लिखे हुए हैं उनको आपको पहले सभी को सिलेक्ट कर लेना है, जितने भी सेल में आपने कार्य किया है, जितने भी सेल में आपने लिखा है। फिर उसके बाद आपको करना क्या है कि अपने कीबोर्ड से आल्ट की बटन को प्रेस करना है और फिर उसके बाद दोबारा से आल्ट के साथ आपको HOI बटन प्रेस करेंगे और देखेंगे कि आपका जो भी सेल है वो ऑटोमेटिक से सेट हो चुका है। फिर उसके बाद थोड़ा सा सैलरी शीट को अच्छा बनाने के लिए हम करेंगे क्या कि जो भी आपके फॉन्ट लिखे हुए हैं उनको व्यवस्थित तरीके से कर लेंगे, यानी सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद फिर हम करेंगे क्या कि सभी को बीच में ले आएंगे, यानी कि सेंटर में कर देंगे। तो देखें आपका कुछ इस प्रकार से जो भी है सेल ऑटोमेटिक से सेट होके आपके सारे अक्षर बीच में हो चुके हैं। अब इन्हें करेंगे क्या कि एक बॉर्डर के अंतर्गत इन सभी को सेलेक्ट करके और चारों तरफ से सभी सेल में बॉर्डर लगा देंगे, यानी कि आप सभी को सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद बॉर्डर पे जाएंगे और यहाँ से ऑल बॉर्डर कर देंगे। तो देख सकते हैं कि आपके सैलरी शीट में जो भी आपने जितना सेलेक्ट किया उन सभी में बॉर्डर लग चुके हैं। और अब आप इन्हें क्या करें, कलर कर दें। कलर करने के बाद इसी प्रकार से आप सबसे ऊपर जो आपने हेडिंग डाली, जैसे एम्प्लॉय का जो भी बेसिक सैलरी, अटेंडेंस सैलरी, HRA DA है, इनको भी आप कलर कर सकते हैं। कलर करने के बाद फिर आप जो नीचे एम्प्लॉय नेम दिया हुआ है, एम्प्लॉय नेम को भी कलर कर दें ताकि थोड़ा सा सैलरी शीट देखने में और भी अट्रैक्टिव लगे। तो सबसे पहले आप इन्हें सेलेक्ट करेंगे और कुछ इस प्रकार से जैसे आपने ऊपर के सेल को कलर किया उसी प्रकार से आप इसको भी सेल को कलर कर सकते हैं। अन्यथा आप चाहते हैं कि अलग कलर में हम सेलेक्ट करें तो आपको करना क्या है, स्टाइल ग्रुप में स्थित कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक करना है और इसमें से कलर स्केल ऑप्शन पे आपको जाना है। फिर उसके बाद अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पे कलर को चूज़ कर सकते हैं। तो मैंने कलर ले लिया फर्स्ट, ठीक है। फिर आपको करना क्या है, इन दोनों को भी सेलेक्ट करके इंग्लिश के अक्षर को और यहाँ से कलर कर देना है। कलर करने के बाद फिर आप इसको प्रिंट निकाल सकते हैं और प्रीव्यू करके भी आप इसको देख सकते हैं, जिसकी वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर मेरी यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।